क्या आपने सुना? भारत में जहां ज्यादातर खेल सुर्खियां क्रिकेट के इर्द गिर्द घूमती हैं, वहीं बर्फ की चादर पर एक ऐसी कहानी लिखी गई है जिसने मतलब सबका ध्यान खींचा है। हाँ, भारत की महिला आइस हॉकी टीम ने उन्होंने हाल ही में इतिहास रच दिया है। बिल्कुल, एक ऐसी टीम जिसके बारे में शायद बहुत से लोग जानते भी ना हो। सही कहा, ये वाकई एक असाधारण उपलब्धि है, खासकर उस खेल में जिसे देश में उतनी तवज्जो शायद नहीं मिली। ये कहानी तो जुनून, जिद और बर्फीली बाधाओं को पार करने की है। तो आज हम इसी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। भारतीय महिला आइस हॉकी टीम का ये जो अविश्वसनीय सफर रहा है। हाँ, ये सिर्फ एक खेल या पदक जीतने की दास्तान नहीं है। ये तो वो लद्दाख की जमी हुई झीलों से शुरू होकर अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने वाले जज्बे का प्रतीक है। अच्छा, हमारे पास इस पर जानकारी कहाँ से है? देखिए, कई स्रोत हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया, ईटीवी भारत, कॉस्मोपॉलिटन जैसे अखबारों के लेख हैं। विकिपीडिया से कुछ महत्वपूर्ण तारीखें और आंकड़े मिले हैं। और खिलाड़ियों के अपने अनुभव भी। हाँ, सबसे जरूरी वही हैं जो उन्होंने अलग अलग इंटरव्यू में साझा किए हैं। उनसे ही तो जमीनी हकीकत का अंदाजा लगता है। सही। और हमारा मकसद आज इस पूरी तस्वीर को समझना है। कैसे इन खिलाड़ियों ने बिल्कुल शून्य से शुरुआत की, वो कौन सी चट्टान जैसी मुश्किलें थीं जिनसे ये टकराईं, और सबसे अहम, ये जो 2025 एशिया कप में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता, उसके क्या मायने हैं। बिल्कुल, ये विश्लेषण सिर्फ उनकी यात्रा का लेखा जोखा नहीं, बल्कि ये समझने की कोशिश भी है कि कैसे मुश्किल हालात में भी वो कुछ कर गुजरने का जज्बा इतिहास बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर, लद्दाख की उन सर्द वादियों से जहां ये सब शुरू हुआ। हाँ, बताइए कि कैसे लद्दाख और स्पीति घाटी में आइस हॉकी सिर्फ एक खेल न होकर वहां की संस्कृति का एक तरह से हिस्सा बन गया। ये दिलचस्प है। लद्दाख में तो आइस हॉकी को राज्य खेल का दर्जा भी हासिल है। जी हाँ, कप्तान तत्सेवांग जुस्किट ने ईटीवी भारत को बताया था कि कैसे बचपन में वो स्थानीय लोगों और सेना के जवानों को देखती थी जमी हुई झीलों पर, लकड़ी के डंडों और रबड़ की डिस्क से खेलते हुए। हाँ बिल्कुल, वही शुरुआती प्रेरणा थी। और कई लड़कियों ने, जैसे डिस्किट अंगमो, उन्होंने तो फिगर स्केटिंग से शुरुआत की थी। अच्छा, क्योंकि आइस हॉकी का सेटअप तब उतना व्यवस्थित नहीं था। एग्जैक्टली, हाँ, उस समय इतना कुछ था नहीं। लेकिन सिर्फ देखना काफी नहीं होता। वो कौन सा लम्हा था जब लड़कियों ने सोचा कि हाँ, हमें भी ये खेलना है। वो चिंगारी कब लगी? असल में कॉस्मोपॉलिटन के एक लेख के मुताबिक लेह में एक इंडो कैनेडियन फ्रेंडशिप कप हुआ था। हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। तो उस दौरान एक कैनेडियन महिला खिलाड़ी से बातचीत हुई। उसने कई स्थानीय लड़कियों को बहुत प्रेरित किया। डिस्किट अंगमू भी उनमें से एक थी। अच्छा। ये बात है लगभग 2009 के आसपास की। तब लड़कियों ने मतलब संगठित तौर पर स्थानीय रिंग्स पर खेलना शुरू किया। और रिंग्स मतलब अक्सर वो जमी हुई झीलें ही होती होंगी। हाँ, ज्यादातर वही। तो अनौपचारिक शुरुआत तो काफी पहले हो गई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर टीम कब बनी? विकिपीडिया कहता है 2016 में। जी, भारतीय महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी टीम का गठन आधिकारिक तौर पर 2016 में हुआ। लेकिन इस औपचारिक गठन तक का रास्ता और उसके बाद का सफर कांटों भरा था। चुनौतियां तो बेशुमार रही होंगी। चुनौतियां शायद गिनना मुश्किल हो जाए। जरा उन शुरुआती और सबसे बड़ी बाधाओं के बारे में बताइए। हाँ, सबसे बड़ी और पहली चुनौती क्या थी? बुनियादी सुविधाओं का भयानक अभाव। मतलब भारत में साल भर चलने वाले आइस हॉकी रिंक लगभग ना के बराबर है। देहरादून वाला रिंक, वो भी तो कई साल बंद रहा। हाँ, ईटीवी भारत ने रिपोर्ट किया था, वो 2011 में खुला जरूर था, लेकिन सालों बंद पड़ा रहा। इसका मतलब ये था कि खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए सिर्फ 2 महीने मिलते थे। वो भी सर्दियों में, जब लद्दाख में झीलें जम जाती थी। बिल्कुल, और उन्हीं 2 महीनों में स्थानीय टूर्नामेंट्स भी होते थे। तो टीम के तौर पर एक साथ प्रैक्टिस करने का वक्त ही कहाँ मिल पाता होगा। ये तो बहुत बड़ी रुकावट थी। जाहिर है, और ये प्राकृतिक बर्फ भी हमेशा भरोसेमंद नहीं होती। फिर दूसरी बड़ी समस्या, उपकरण। हाँ, सामान की दिक्कत। सुना है लड़कियों को पुरुषों के पुराने उतरे हुए बड़े साइज के गियर पहन के खेलना पड़ता था। हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया और ईटीवी भारत दोनों ने ये रिपोर्ट किया है। सोचिए जरा, ढीले ढाले हेलमेट, बड़े पैड्स, कितना मुश्किल और असुरक्षित होता होगा। न सिर्फ मुश्किल और असुरक्षित, बल्कि ये कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि शुरुआत में उन्हें कितनी कम गंभीरता से लिया गया। सही कहा।
प्रैक्टिस का समय भी तो उन्हें पुरुषों के बाद ही मिलता था। बचा कुचा समय। हाँ, और इन सब ढांचागत चुनौतियों के ऊपर थीं सामाजिक बाधाएं। वो ताने, घर जाओ, खाना बनाओ, या ये मर्दों का खेल है। हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया के लेख में खिलाड़ियों ने बताया है, घर जाओ, माँ बनो, नाचना सीखो, ऐसे ताने आम थे। जो टीम की सीनियर खिलाड़ी हैं, उन्हें तो मां बनने के बाद वापसी करने पर भी काफी कुछ सुनना पड़ा था ना। जी हाँ, TOI की रिपोर्ट थी। रिंचन डोलमा जो टीम की पहली कप्तान भी रह चुकी हैं, जब अपनी बेटी के जन्म के सिर्फ 5 महीने बाद खेल में लौटी। 5 महीने बाद? कमाल है। हाँ, तो उन्हें बूढ़ी हो गई हो, ज्यादा बोल्ड बन रही हो जैसी बातें सुननी पड़ी। वो अपनी बच्ची को प्रैक्टिस पर साथ लेकर आती थी। ये समर्पण दिखाता है। बिल्कुल। और इन सब के अलावा पेशेवर कोच की कमी, पैसों की तंगी, ये सब तो था ही। पैसों की तंगी का आलम तो ये था कि 2015 में टीम को एक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए क्राउड फंडिंग करनी पड़ी थी, #सपोर्ट आइस हॉकी के साथ। हाँ, इसका जिक्र IHAI के विकिपीडिया पेज पर है। ये दिखाता है कि शुरुआती दौर में संस्थागत समर्थन कितना कम था। लेकिन फिर आनंद महिंद्रा के ट्वीट के बाद महिंद्रा ग्रुप से स्पॉन्सरशिप मिली थी। वो एक बड़ा मोड़ था शायद। हाँ, वो पहली बड़ी कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप थी, बहुत जरूरी थी। आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया IHAI, जो 1989 से IHF का सदस्य है, उसने लर्न टू प्ले जैसे कार्यक्रम तो चलाए, लेकिन जमीनी स्तर पर बड़ा बदलाव तो खिलाड़ियों ने खुद किया। आप लद्दाख महिला आइस हॉकी फाउंडेशन की बात कर रही हैं? जी, ये इस कहानी का एक बहुत अहम पहलू है। खिलाड़ियों का खुद अपनी समस्याओं का हल ढूंढना, ये वाकई अनूठी पहल है। बिल्कुल। ETV भारत और TOI के अनुसार खिलाड़ियों ने महसूस किया कि अगर आगे बढ़ना है और आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ता आसान करना है, तो खुद ही कुछ करना होगा। तो LWIFH की स्थापना इसी सोच के साथ हुई। हाँ, उन्होंने गांव में जाकर बच्चों को कोचिंग देना शुरू किया, सोशल मीडिया से जागरूकता फैलाई, विदेशों से संपर्क करके पुराने उपकरण दान में मंगवाए। और उन्होंने सिर्फ लद्दाख तक ही सीमित नहीं रखा अपने काम को, हिमाचल तक भी पहुंचे। जी हाँ, 2019-20 में उन्होंने हिमाचल प्रदेश के काजा में स्पीति घाटी में 50 जोड़ी स्केट्स भेजे और कोच भेजकर कैंप भी लगाया। कमाल है, मतलब उनका विजन सिर्फ अपनी टीम तक नहीं था। नहीं, पूरे क्षेत्र में खेल को बढ़ावा देने का था। इस फाउंडेशन ने उन्हें एकजुट किया और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का मंच भी दिया। ये सिर्फ जुनून नहीं, बल्कि सेल्फ हेल्प का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो इन सब संघर्षों और तैयारियों के बाद आखिरकार 2016 में टीम ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कदम रखा, चीनी ताइपे में। पहला अनुभव कैसा रहा? जैसा कि उम्मीद थी, पहला अनुभव काफी कठिन था। विकिपीडिया और ETV भारत के अनुसार टीम पहली बार आर्टिफिशियल बर्फ पर खेल रही थी, जो कि प्राकृतिक बर्फ से काफी अलग होती है। हाँ, अनुभव की कमी साफ दिखी और टीम अपने सारे मैच हार गई। चीनी ताइपे के खिलाफ तो 0-13 से हारे। 13-0, ये तो बड़ी हार थी। हाँ, ये उस समय कंपटीशन के लेवल को दिखाता है। डिवीजन 1 एशिया में एक महत्वपूर्ण लेवल है। हार तो निराशाजनक रही होगी, लेकिन क्या कुछ सकारात्मक भी था उस टूर्नामेंट से? बिल्कुल। हार के बावजूद एक अच्छी बात हुई, टीम की गोलकीपर नूरजहान। हाँ, उन्हें मीडिया ने टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना था। ये टीम के लिए एक छोटी ही सही पर महत्वपूर्ण पहचान थी। नूरजहां की कहानी भी दिलचस्प है। वो खेल के साथ साथ लेह में आर्ट कंजर्वेशन स्टूडियो भी चलाती हैं। हाँ, शेसिरिंग लद्दाख नाम से। ये दिखाता है कि ये खिलाड़ी कितने बहुआयामी है, वाकई। और टीम ने इस हार से सबक सीखा, क्योंकि अगले ही साल 2017 में थाईलैंड में वो हुआ जिसका सबको इंतजार था, पहली अंतर्राष्ट्रीय जीत। वो पल यकीनन भारतीय महिला आइस हॉकी के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। फिलीपींस को 4-3 से हराया। द बेटर इंडिया के लेख में उसका बड़ा भावुक वर्णन है। हाँ, बताया गया कि जब मैच के बाद भारत का राष्ट्रगान बजा तो न सिर्फ खिलाड़ी रो पड़ी, बल्कि वहां मौजूद रेफरी और अधिकारी भी भावुक हो गए थे। ये सिर्फ एक मैच की जीत नहीं थी। नहीं, ये सालों के संघर्ष, अनदेखी और मेहनत का नतीजा था, जो आंखों से बह निकला था। वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला लम्हा रहा होगा। इस जीत ने जरूर टीम को नया आत्मविश्वास दिया होगा। इसके बाद टीम का सफर कैसा रहा? बिल्कुल, इस जीत के बाद टीम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2018-2019 जहां उन्होंने डिवीजन 1 में कांस्य पदक जीता, वो उनकी पहली बड़ी सफलता थी। हाँ, वो भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। फिर 2023 और 2024 के IHF टूर्नामेंट्स में लगातार हिस्सा लिया। हर टूर्नामेंट के साथ उनका खेल निखरता गया, अनुभव बढ़ता गया। और खिलाड़ियों का व्यक्तिगत समर्पण भी कमाल का रहा है। हाँ,
रिंचन डोलमा का मां बनने के बाद लौटना, डिस्किट अंगमो का खेल के साथ साथ टीम के लिए प्रवक्ता बनना, दूसरे प्रशासनिक काम करना, ये सब उनकी प्रतिबद्धता दिखाता है। और इन सभी अनुभवों ने, इन छोटी बड़ी जीतों और हारों ने उन्हें उस मुकाम तक पहुंचाया जहां हाल ही में इतिहास रचा गया, 2025 का IHF महिला एशिया कप। हाँ, ये टूर्नामेंट 31 मई से 6 जून 2025 तक UAE के अल एन शहर में हुआ। इस बार टीम काफी संतुलित और अनुभवी लग रही थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार 20 सदस्यीय टीम का चयन 45 संभावित खिलाड़ियों के बीच हुए ट्रायल्स के बाद किया गया था। जी, और इसमें 10 खिलाड़ी ITBP से थीं। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि ITBP जैसी संस्था अब इन खिलाड़ियों को रोजगार और मंच दे रही है। 9 खिलाड़ी लेह से और 1 हिमाचल प्रदेश से। बिल्कुल। जरा टीम के कुछ प्रमुख सदस्यों का जिक्र करें जिन्होंने इस ऐतिहासिक जीत में भूमिका निभाई। जरूर। टीम की कमान संभाली तेस्वांग चुस्कित ने, जो खुद लद्दाख से हैं। सहायक कप्तान थीं डेचिन डोलकर और पद्मा चोरल। गोलकीपिंग की जिम्मेदारी दोरजे डोलमा और पद्मा लहंडुक पर थी। और अनुभवी खिलाड़ी जैसे स्टैंजिन डोलकर, रिंचिन डोलमा, डिस्किट चौनजोम अंगमो, रिग्जिन यांगडोल, ये सब शामिल थी। हाँ, ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने टीम के संघर्ष के दिनों से लेकर इस ऐतिहासिक जीत तक का सफर तय किया है। और इस टूर्नामेंट में टीम का प्रदर्शन कैसा रहा? कांस्य पदक तक का सफर आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। 6 देशों का टूर्नामेंट था, मुकाबला कड़ा था। भारत ने 5 मैच खेले, मलेशिया, मेजबान UAE और किर्गिस्तान को हराया। और ईरान और फिलीपीन से हार गए। हाँ, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि फिलीपींस, जिसने गोल्ड जीता, उसे भी भारत ने कड़ी टक्कर दी। अच्छा। टीम ने कुल 13 गोल किए और 16 गोल खाए और अंततः तीसरे स्थान पर रहकर कांस्य पदक अपने नाम किया। ये भारत का IIHF महिला एशिया कप में पहला पदक है। लगभग 1 दशक के अंतर्राष्ट्रीय सफर के बाद ये कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। इस जीत पर देश और दुनिया से प्रतिक्रियाएं कैसी रहीं? प्रतिक्रियाएं जबरदस्त थी। ITBP ने सराहा, सोशल मीडिया पर टीम की नीली जर्सी वाली तस्वीरें छा गईं। कॉस्मोपॉलिटन जैसे मंचों ने उनकी कहानी को प्रमुखता से छापा। लेकिन शायद सबसे यादगार पल वो था जब अमिताभ बच्चन जी ने टीम से कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर मुलाकात की। हाँ, ये खबर काफी चर्चा में रही थी। ABP न्यूज, नवभारत लाइव सबने कवर किया था। और उन्होंने अपने ब्लॉग में टीम के संघर्ष, जज्बे और जीत की बहुत तारीफ की और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। कभी भी किसी भी महिला को कमजोर मत समझो, क्योंकि वो आपको गलत साबित करके दिखाती हैं। ये शब्द इन खिलाड़ियों पर कितने सटीक बैठते हैं। बिल्कुल। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहली बार नहीं था कि टीम को पहचान मिली। 2018 में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी तो मिले थे टीम से दिल्ली में। हाँ, द बेटर इंडिया के अनुसार उन्होंने भी टीम से मुलाकात की थी और उनकी हौसला अफजाई की थी। ये दिखाता है कि उनकी कहानी में दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करने की क्षमता है। और आम लोगों के बीच इस जीत का क्या असर हुआ? क्या अब देश के दूसरे हिस्सों में भी आइस हॉकी को लेकर रुचि जगी है? निश्चित रूप से। डिस्किट अंगमो ने कॉस्मोपॉलिटन को बताया कि अब तमिलनाडु, राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्यों से भी युवा लड़के लड़कियां संपर्क कर रहे हैं। पूछ रहे हैं कि टीम में कैसे शामिल हो। हाँ, ये इस जीत की वो दौरमी प्रभाव का संकेत है। हालांकि एक पहलू थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। वो क्या? रिंचन डोलमा ने ETV भारत से बातचीत में एक हल्की सी निराशा जताई कि पदक जीतने के बाद भी लेह में, मतलब उनके अपने घर में, स्थानीय स्तर पर उन्हें उतनी गर्मजोशी या सराहना नहीं मिली जिसकी वे उम्मीद कर रही थीं। ओह, ये थोड़ा दुखद है। हाँ, ये शायद दिखाता है कि अभी भी जमीनी स्तर पर इस खेल और इन खिलाड़ियों की उपलब्धियों को पूरी तरह से अपनाने में शायद कुछ हिचक है। उम्मीद है कि समय के साथ ये भी बदलेगा। भविष्य की बात करें तो क्या अब हालात सुधर रहे हैं? क्या टीम के लिए आगे का रास्ता थोड़ा आसान होगा? कुछ सकारात्मक संकेत जरूर दिख रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी समर्थन पहले से बेहतर हुआ है। देहरादून रिंग का फिर से खुलना एक अच्छा कदम है। हाँ, और टीम का UAE साले से पहले वहां 20 दिन का ट्रेनिंग कैंप लगाना, ये भी बहुत अच्छा कदम था। लेकिन चुनौतियां अभी भी बड़ी हैं। किस तरह की चुनौतियां? क्या अभी भी बुनियादी चीजों की कमी है? हाँ, कप्तान चुस्कित और रिंचिन डोलमा दोनों ने ETV भारत को साफ कहा है कि सबसे बड़ी जरूरत अभी भी साल भर चलने वाले कम से कम 1-2 फंक्शनल आइस रिंक की है। सिर्फ 2 महीने प्राकृतिक बर्फ पर अभ्यास करके दुनिया के बेहतरीन टीमों का मुकाबला करना तो बहुत मुश्किल है। जाहिर है। इसके अलावा
उन्हें समर्पित और उच्च स्तरीय कोच, न्यूट्रिशनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है। खिलाड़ियों के लिए स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड, ताकि वे बिना आर्थिक चिंता के खेल पर ध्यान दे सकें। रिग्जिंग यांगडोल, जो खुद खिलाड़ी और कोच हैं, उन्होंने शायद दक्षिण कोरिया जैसे देशों का उदाहरण दिया था। हाँ, उन्होंने बताया था कि कैसे दक्षिण कोरिया जैसे देशों में खिलाड़ियों को साल भर आर्टिफिशियल बर्फ पर बेहतरीन सुविधाएं मिलती हैं। वहाँ माता-पिता भी बच्चों के खेल में बहुत सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। भारत में खासकर लद्दाख जैसे दूर-दराज के इलाकों में इन चीजों की अभी भी कमी है। हाँ, और बेहतर प्रशासनिक सहयोग की भी जरूरत है ताकि चीजें सुचारू रूप से चल सकें। लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बावजूद टीम का हौसला बुलंद है। कप्तान चुस्कित का मानना है कि अगर सही समर्थन और सुविधाएं मिलें तो ये टीम स्वर्ण पदक भी जीत सकती है। उनका ये आत्मविश्वास बेवजह नहीं है। इस कांस्य पदक ने ये साबित कर दिया है कि प्रतिभा और क्षमता की कोई कमी नहीं है। ये खिलाड़ी तो विपरीत परिस्थितियों में तप कर निकले हैं। अब जरूरत है कि सिस्टम उनका साथ दे, उन्हें वो संसाधन मुहैया कराएं जिसके वो हकदार हैं। बिल्कुल। तो ये थी भारतीय महिला आइस हॉकी टीम की गाथा। जमी हुई झीलों पर उधार के पुराने गियर पहनकर खेलने से शुरुआत, समाज के तानों और उपेक्षा को नजरअंदाज करते हुए, खुद के दम पर रास्ते बनाते हुए, और आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने तक का प्रेरणादायक सफर। ये जीत सिर्फ एक पदक नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि अगर जुनून सच्चा हो, इरादे मजबूत हों और हौसले बुलंद हों तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। ये खिलाड़ी सिर्फ एथलीट नहीं है, वे उम्मीद की किरण है, खासकर उन हजारों लड़कियों के लिए जो सीमित संसाधनों के बीच बड़े सपने देखती हैं। यहाँ पर एक विचार सोचने पर मजबूर करता है। अगर इतने कम संसाधनों, ना के बराबर सुविधाओं और लगातार चुनौतियों से जूझते हुए ये लड़कियां कांस्य पदक तक पहुंच सकती हैं, तो जरा सोचिए, अगर इन्हें विश्व स्तरीय ट्रेनिंग, साल भर अभ्यास की सुविधाएं, वैज्ञानिक समर्थन और पूरा संस्थागत सहयोग मिले तो भारत आइस हॉकी के नक्शे पर कहां खड़ा हो सकता है। और ये सवाल सिर्फ आइस हॉकी के लिए नहीं है। हमारे देश के कोने-कोने में न जाने कितने ही खेलों में कितनी ही ऐसी प्रतिभाएं छिपी होंगी जो बस एक सही अवसर, थोड़ी सी मदद और सही मंच की तलाश में है। अगर उन्हें वो मिल जाए तो वे भी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर सकती हैं। उम्मीद है आज का ये गहन विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और इन जांबाज खिलाड़ियों की कहानी ने आपको भी प्रेरित किया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और उसकी गहराइयों के साथ। अलविदा। अलविदा। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।